नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गति के समीकरणों के बारे में। गति के समीकरण कहां से आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। गति के समीकरणों में कौन सी चीज़ें हैं, उनको अप्लाई कैसे करेंगे और उत्तर कैसे निकालेंगे, इस पर चीज़ें निर्भर होती हैं। तो बात करते हैं गति के समीकरणों की। गति के समीकरण कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। सारी चीज़ें इसके बारे में समझा रहा हूँ मैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इनको निकाल कितनी विधि से सकते हैं, मतलब ये बनते कितनी विधियों से हैं? 3 विधियों से बनते हैं। 3 विधियों से, 3 methods to find them. 3 methods are there to find them. First one is, पहला मेथड क्या, पहली विधि क्या है? पहली विधि है सामान्य विधि। सामान्य विधि जिसको हम जनरल मेथड कहते हैं, है ना। दूसरा किससे निकाल सकते हैं? ग्राफ विधि से, ग्राफिकल मेथड कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा मेथड है आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन विधि। अवकलन विधि जिसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड। इन 3 तरह से ये समीकरण बनाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बनते हैं, क्या क्या लगाना होता है, क्या क्या नहीं। इंपॉर्टेंट है कि ये समीकरण है क्या, इससे सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो इसमें बात करें, 4 चीज़ें अपने को देखने को मिल रही हैं, v, u, a, t और पांचवा है s। तो 5 चीज़ें हैं। पहला है v, दूसरा है u, तीसरा है a, चौथा है t और पांचवा है s। ये सब क्या हैं? किसी भी वस्तु की अंतिम चाल या अंतिम वेग कहें, अंतिम वेग, वो क्या होता है? आपका v होता है ना, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं हाँ वेलोसिटी और चाल, तो यहाँ वेलोसिटी और चाल दोनों बोली जाएगी, और वेलोसिटी और चाल दोनों के लिए ये समीकरण लागू होगा, या दोनों की केस में इस समीकरण से हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं u पर। u क्या है? u है प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल, या इसको क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? ए है त्वरण। त्वरण जिसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्या है? टी, टाइम, समय या समयांतराल, जिसको क्या बोलेंगे? इंटरवल। और नेक्स्ट है एस, जिसको हम क्या कहते हैं? दूरी या विस्थापन, है ना। विस्थापन के लिए भी यही लगाएंगे, दूरी के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये 5 चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या हो रहा है? इस समीकरण में किसी वस्तु का हम अंतिम वेग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अंतिम वेग निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं अंतिम वेग या अंतिम चाल? वस्तु का प्रारंभिक वेग या चाल दिया हुआ है, वस्तु में त्वरण आया, वस्तु में क्या आया? त्वरण आया, और त्वरण के बाद कितने समय के लिए वो त्वरण था वो भी है, समयांतराल भी है वहां पर। तो इन सब को लगा करके हम वेग निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि ये कोई वस्तु A है। ये वस्तु A पहले 20 किलोमीटर या 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था। इसको हमने त्वरित किया, और त्वरित किया तो त्वरण कितना दिया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण दिया हमने। और 5 सेकंड के बाद बताओ इसका वेग क्या हो जाएगा? 5 सेकंड के बाद इसका वेग या चाल बताओ क्या हो जाएगा? तो अब इसको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए क्या करेंगे? उठाएंगे पहला वाला समीकरण। अपने पास क्या है?
u कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। त्वरण कितना लगाया हमने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया 5 सेकंड दिया। 5 सेकंड में बताओ v कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस at, ये फॉर्मूला है, रखो वैल्यू 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 1 और टाइम कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 इंटू 5 क्या हो गया 5, कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया नया वेग या नई चाल वस्तु की, जब वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी तब। इसी तरह से दूसरे वाले तीसरे वाले समीकरण को भी अप्लाई करेंगे, उसमें कोई अलग चीज नहीं आएगी। दूसरे वाले समीकरण के लिए, दूसरा वाला समीकरण क्या है, फिर उदाहरण लेते हैं। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लिया किसी वस्तु को हमने इस ऊंचाई से गिरा दिया, ओ से गिराया, और अगर हमने गिराया है तो यहां पर उसका वेग कितना था, 0 था, ठीक है। तो बताओ कि t समय में या 5 सेकंड में अगर वस्तु गिरी है, 5 सेकंड में अगर वस्तु नीचे की तरफ गिरी है, तो उसने कुल कितनी दूरी ऊपर से नीचे की तरफ तय की है, कितनी ऊंचाई तय की है। t बराबर हमने दे दिया 5 सेकंड। a कितना होगा, a होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण इतना ही होता है और इसी त्वरण से वस्तु को पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये त्वरण होगा उसमें, और ये दिया नहीं रहेगा प्रश्न में, ये याद रखना पड़ेगा। अब अगर दूरी निकालना है तो s इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 0, हमने छोड़ा है, वो गिरी है वस्तु, उसको फेंका नहीं गया है, तो 0 इंटू यहाँ 0 हो गया सारा मामला, हाफ 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 10, और टाइम कितना है 5, 2 5 जा, s इज इक्वल टू कितना आ गया 5 × 5 = 25 मीटर। वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय करी है, कितनी ऊंचाई तय करी है 25 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। अपने पास 3 ही समीकरण है। तीसरे वाले का उदाहरण ले लेते हैं। तीसरे वाले का उदाहरण ले सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये तीसरा समीकरण है। इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। समीकरण में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, बस बाकी सारी चीजें दी हुई हो। जैसे त्वरण निकालना है इसमें, तो v होना चाहिए, u होना चाहिए, t होना चाहिए। s निकालना है तो ये सारे होने चाहिए, t निकालना है तो बाकी सब होना चाहिए, u निकालना है तो बाकी सब। मतलब एक चीज निकालने के लिए बाकी सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, और वो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ v निकालना है पहली चीज, तो ये देखने में आ रहा है, लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये क्या हो गया s हो गया। दूरी निकाली जा सकती है यहाँ से, है ना। तो इन समीकरणों से क्या निकालना है ये निर्भर करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं और प्रश्न में क्या चीजें दी हुई हैं। v स्क्वायर माइनस 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है ना। तो जो भी निकालना है वो आपके दिमाग पर और प्रश्न पर निर्भर होता है। बस इतना ही है। 3 ही गति के समीकरण हैं। इन तीनों गति के समीकरणों को 3 और तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब सबको एक और अलग तरीके से लिखा जा सकता है। वो ये है कि अगर वस्तु कहीं से गिरा दी जाए, वस्तु कहीं से गिरा दी जाए, वस्तु गिरा दी जाए या ऊंचाई से छोड़ दी जाए, ऊंचाई से छोड़ दी जाए, या वस्तु का क्या हो जाए फ्री फॉल हो जाए। फ्री फॉल के केस में a इज इक्वल टू जी हो जाता है, s इज इक्वल टू एच हो जाता है, t तो t ही रहता है, u 0 हो जाता है, v आपका कुछ बनता है। तो इस केस में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस जी टी, s इज इक्वल टू s को h बनाना है ना, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें
जो g है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, वो निर्भर करता है इस बात पर कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कोई वस्तु गिर रही है अगर यहाँ से, तो वस्तु के गिरते टाइम आप हो सकता है यहाँ से ऑब्जर्व करें या हो सकता है यहाँ से ऑब्जर्व करें। तो आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होगा कि जी का साइन, जी का चिन्ह ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करेंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करते हैं तो गैलीलियो ने इस पे अपना नियम दिया था, इतना डीप नहीं जाना है।